हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि एमएसबीटी इस साल समर 2020 का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला था, तो वो जो एग्ज़ाम था थेरोटिकल एग्ज़ाम को अभी एमएसबीटी वालों ने क्या किया, टोटली एमसीक्यू फॉर्म में उसको जनरेट किया है। तो सभी स्टूडेंट्स लोगों को, आप लोगों को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे 6 सेमेस्टर के, उनका एग्ज़ाम आप लोगों को एमसीक्यू की फॉर्म में देना है। मैं हूँ आकाश गाइन और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलो ठीक है, आज की लेक्चर में हम लोग ने क्या बस इतना देखने वाले हैं कि अगर हमारा पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर ले रहे हैं एमएसबीटी वाले, तो उस टाइम में हमें किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो अगर पेपर एमसीक्यू टर्म्स में है तो उस टाइम में हमें पेपर किस तरह से डील करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर पेपर थेरोटिकल फॉर्मेट में होता, ठीक है, सपोज आप लोगों को एक टर्म्स वहाँ पे गिवन होता था कि एक्सप्लेन मेंटेनेंस, तो आप लोगों के पास नॉलेज अगर उतना एकदम उस लेवल पे ना भी होना, तो आप लोग 2-4 लाइन लिख सकते थे कि मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, बट इस बार एमसीक्यू फॉर्मेट में होने के कारण से, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना उसमें एमसीक्यू मस्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर फॉर्मेट एमसीक्यू का है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज होना चाहिए। एक ऑप्शन के लिए एक एक सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शन देने वाले हैं, तो उसमें से किसी मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन को ही आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इतना क्लियर करवा लो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एमसीक्यू का कुछ हमारे पास एडवांटेजेस भी होता है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में देख लेने वाले हैं कि क्या क्या होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क ऑफ स्ट्रक्चर में, कौन से पॉसिबिलिटीज है एमसीक्यूज आने का। मैं तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि शायद इसमें से कोई एक आ जाए, या फिर आप लोग को एक थोड़ा सा क्राइटेरिया मिल जाएगा किस तरह से आप लोगों को पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, मेंटेनेंस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंड रेगुलरली फॉर मेंटेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एट ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज समथिंग समथिंग समथिंग। सबसे पहला आप लोगों को ऑप्शंस देखे हैं, रूटीन मेंटेनेंस, सेकंड ऑप्शन देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, थर्ड ऑप्शन देखिए आप लोगों को रेमेडियल मेंटेनेंस, एंड लास्ट वन जा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो होगा क्या आप लोगों को एमसीक्यू में क्या होने वाला है, यू हैव टू नो अबाउट द 4 ऑप्शन। आपके पास जो चारों ऑप्शंस देखे हर एक के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है रूटीन मेंटेनेंस, आपके पास एकदम इंस्टेंट उसका आंसर मिलना चाहिए कि रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, रेमेडियल मेंटेनेंस क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। द मेंटेनेंस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंड रेगुलरली। देखो कॉमन सेंस एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है, देखो अभी एडवांटेजेस ऑफ एमसीक्यूज क्या होता है, एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उस टाइम में आप लोगों को यूज करना है कॉमन सेंस। मैंने पहले भी बोला था, नथिंग कैन सब्सटीट्यूट योर कॉमन सेंस। ठीक है, तो देखो ऐसा एक मेंटेनेंस जिसे रेगुलरली किया जाना चाहिए, तो कौन सा मेंटेनेंस होगा वो, कौन सा मेंटेनेंस होगा वो, रूटीन मेंटेनेंस। इतना क्लियर है, तो योर आंसर विल बी रूटीन मेंटेनेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस आर। कौन से क्लासिफिकेशन है मेंटेनेंस के, वो आप लोगों को देखना है। तो फर्स्ट देखे रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड थर्ड वन जा रेमेडियल मेंटेनेंस। तो डेफिनेटली आई थिंक यू विल ऑल ऑफ यू नो द व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि हमारे पास कुछ मेंटेनेंस के टाइप्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिमेडियल मेंटेनेंस। इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब जिसका प्रिकॉशन लेके बिफोर रिपेयर के पहले जो मेंटेनेंस किया जाता है, ताकि बिल्डिंग के पर्टिकुलर वर्क में रिपेयर का काम ना गिरे। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चंस, दैट इज ध्यान से देखो आप लोग क्वेश्चंस। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग, ध्यान देना, डैश is the process of restoring or retaining structure to its original state to perform its function। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस, सेकेंड ऑप्शन है रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग, एंड लास्ट वन जा कमीशनिंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऊपर करते हैं ताकि वो एग्जैक्टली रीस्टोर रहे।
मतलब किसी भी हमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अगर उसके ओरिजिनल स्टेट में वो जैसा वर्क कर रहा था उसी को सेम वैसे ही वर्क करवाने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ता, डेफिनेटली हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर हमने रेगुलर उसको मेंटेनेंस करते रहे तो अपना ओरिजिनल फंक्शन जो था वैसे वो परफॉर्म करेगा। तो इसका आंसर कौन सा है, मेंटेनेंस। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड बी स्पेंड ऑन अ मेंटेनेंस पर ईयर। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, कितना परसेंटेज कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का जो एक कॉस्ट होता है, सपोज क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में से कितना परसेंटेज कॉस्ट हमें पर ईयर स्पेंड करना है मेंटेनेंस वर्क के लिए। क्या बोला हूं मैंने, पर ईयर स्पेंड करना है मेंटेनेंस वर्क के लिए। सपोज एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए आप लोगों ने, तो उसमें से उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 10 लाख स्पेंड कर लिए, तो उस जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो गया अभी 10 लाख। तो उस 10 लाख के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से आपको कितना परसेंटेज यूज करना है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो भी कब तक के लिए, पर ईयर के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला है 0.5%। ठीक है, ध्यान देना भी लोग, क्या आंसर है, 0.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी स्पेंड ऑन मेंटेनेंस पर ईयर। इज दैट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, एज पर बाय लॉस, ध्यान में देना, आप लोगों को बाय लॉस के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। एज पर बाय लॉस द असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, क्या बोला हूं मैंने, एज पर बाय लॉस द असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स बिकम मैंडेटरी टू ऑल बिल्डिंग्स ऑर्डर ओल्डर देन दैट ईयर्स। कहने का मतलब बायलॉस के हिसाब से जो असेसमेंट होता है स्ट्रक्चरल ऑडिट में, आप लोगों ने पढ़े थे शायद, द असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर हम एक असेसमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये बिल्डिंग पर्टिकुलर कितने साल के बाद में हमें उसमें मेंटेनेंस का वर्क रेगुलरली करना पड़ेगा या फिर रिपेयर का वर्क जो भी होता है वो हमें करना पड़ेगा पर्टिकुलर ईयर के बाद में या फिर रेगुलर इस इतने साल के बाद में हमें उसमें मेंटेनेंस का वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होने वाला है 15 ईयर्स। ध्यान में रखना है, जो बिल्डिंग का असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बिकम मैंडेटरी, मतलब कितने सालों के बाद में वो कंपलसरी हो जाता है, कितने सालों के बाद में, 15 सालों के बाद में। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर है 15। ठीक है, एज पर बाय लॉज द असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बिकम मैंडेटरी टू ऑल बिल्डिंग्स ऑर्डर ओल्डर देन 15 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ओल्डर देन 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन करने का मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद में हमें वो काम करना है। ठीक है, प्लानिंग सभी को मालूम है प्लानिंग क्या होता है, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमारे पास एक प्लानिंग होना चाहिए जिसे हम शीट के ऊपर बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर प्लानिंग। ठीक है, ड्राइंग होता है वो वाला, प्लानिंग मतलब हमारे दिमाग में एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमें इस तरह से बिल्डिंग को बनाना है, तो उस हिसाब से जो डायरेक्शन होता है उसे भी हम नोट कर लेते हैं, इस हिसाब से हम बिल्डिंग को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, बिल्डिंग को कुछ ना हो इसलिए हम मेंटेनेंस करते हैं, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो उस टाइम में हम करते हैं रिपेयरिंग। डिजाइनिंग हमें पता है प्लानिंग के बाद में होता है डिजाइनिंग, परमिशन फॉर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो सब एक प्लानिंग का पार्ट होता है। आप लोगों ने एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में पढ़ लिए थे कि हम लोग जनरली डिफरेंट जगह से हम परमिशन लाते हैं, पीडब्ल्यूडी से परमिशन लाते हैं अगर कुछ कंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे कि क्या किया जाता है, सभी सब कुछ देखना, जो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड परमिशन फॉर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये सब नहीं, क्या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का पहला मतलब प्री वर्क है, प्री एक्टिविटी, प्लानिंग, डिजाइनिंग, परमिशन फॉर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट आर द प्री एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दैट वन इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर, दैट वन इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ध्यान में दो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। क्या बोला है, preventive maintenance is also called as time based maintenance, preventive maintenance is also called as time based maintenance और cyclic maintenance। आंसर इज ट्रू और फॉल्स। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो क्या टाइम के ऊपर बेस्ड होता है या फिर उसे साइक्लिक मेंटेनेंस भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हम लोग, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग decayed or damaged part of the structure which would be require
मेकिंग समथिंग बेटर देन अर्लियर। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि डैमेज और डिके पार्ट का, बिल्डिंग का जो भी डैमेज और डिके पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है बिल्डिंग को पहले जैसे बेटर बनाने के लिए या फिर पहले से ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोगों के पास 4 गिवन रहेगा हमेशा से ही। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, साइक्लिक मेंटेनेंस। अभी ध्यान देना, साइक्लिक मेंटेनेंस मतलब कौन सा मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेमेडियल मेंटेनेंस एंड साइक्लिक मेंटेनेंस। जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन शायद से पढ़ लिए थे सभी ने। तो यहाँ पे रूटीन मेंटेनेंस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब कुछ कुछ टाइम से एक प्रिकॉशन के हिसाब से लेना पड़ता है। रेमेडियल मेंटेनेंस में क्या होता था? रेमेडियल मेंटेनेंस में क्या होता था आप लोगों को, जो बिल्डिंग का डीके पोर्शन, जहां से बिल्डिंग का सपोज कुछ पोर्शन से बिल्डिंग डीके हो रहा, ठीक है, और कुछ डैमेज पार्ट है, उसे हम क्या करते जनरली रिमूव कर देते। उसके ऊपर में हम क्या करते, रिमूव करने के बाद में फिर उसके ऊपर हम मेंटेनेंस करना स्टार्ट कर देते। दैट इज नथिंग बट, वो क्या हो गया? रेमेडियल मेंटेनेंस। क्लियर है सभी का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्या? रेमेडियल मेंटेनेंस is the process of removing decayed or damaged part of the structure which would require making the something better than earlier। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग और रिमूविंग एनी डैमेज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सो दैट स्ट्रक्चर परफॉर्म्स इट्स फंक्शन बिफोर इट वास। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है, बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है कुछ पार्ट का, कौन से पार्ट का? डैमेज वाले पार्ट का स्ट्रक्चर के, ताकि बिल्डिंग जो पहले से अच्छा है फिर पहले समान वर्क करना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? रिपेयर। रिपेयर इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग। रिपेयर ही हो गया ना, किसी देखो रिकंस्ट्रक्टिंग आ गया तो समझ लेना आप लोगों को क्या है? रिपेयर है वो। किसी भी पर्टिकुलर डैमेज पोर्शन को रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या हो गया? वो रिपेयर हो गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों का यहाँ पे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग, एनहेंस मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज्ड और वीक स्ट्रक्चर बाय एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी हिसाब से या फिर जिसकी हेल्प से आप लोग एनहांस कर सकते हैं डैमेज को रेजिस्टेंस करने के लिए? ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? एनहांस द रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज। तो आंसर कौन सा हो गया? रिपेयर हमने अभी पढ़ लिए थे। रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंस द रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज और वीक स्ट्रक्चर बाय एप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। देखो ये जो आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, तो ये आप लोगों को क्लियर होने वाला है। हर एक का डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से आना पड़ेगा। रिपेयर क्या होता है, रिपेयर का डेफिनेशन कौन सा है एमएसबीटी के हिसाब से, मतलब टेक्स मैक्स के हिसाब से। रेट्रोफिटिंग क्या है, रेट्रोफिटिंग अगर है तो एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है वो आप लोग को पार्ट होने को होना। रीस्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है, रीस्टोरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? रेट्रोफिटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? रेट्रोफिटिंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, हर एक का एग्जांपल लेके यहाँ पे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ। सीधा सीधा जब एडिंग स्ट्रेंथ आ गया ना तो दिमाग में तुरंत क्लिक आना चाहिए। एडिंग स्ट्रेंथ मतलब रीस्ट्रेंथनिंग। रीस्ट्रेंथनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ टू एनी पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ दैट ओरिजिनल, हायर स्ट्रेंथ दैट इट्स ओरिजिनल। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? रीस्ट्रेंथनिंग इज द प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के पार्ट को हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है रीस्ट्रेंथनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अभी तक। देखो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग। समझ में आ रहा ना प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग? अभी देखो प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग था, पहले वाला कौन सा था? प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग। रिटर्निंग कहने का मतलब फिर से वापस लाना अपनी जगह पे। मैंने बोला था जैसे अगर जो कुछ लोग क्या होते हैं, एडिक्शन आ जाता है तो उन्हें रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो उसका प्रेजेंट सिचुएशन था खराब होने की वजह से, उसको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है, वहां से वो ठीक होके फिर से अपने स्टेबल सिचुएशन में चला आता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द स्ट्रक्चर आ गया, तो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आना है कौन सा? रिहेबिलिटेशन। Rehabilitation is the process of returning a structure to its earlier condition or prior to damages। ठीक है, क्लियर है? आता क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पॉइंट नंबर 2, दैट इज रिहेबिलिटेशन, दैट इज रिहेबिलिटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप लोग। द मेंटेनेंस मैनुअल प्रोवाइड्स एक्यूरेट डिटेल ऑफ
देखो द मेंटेनेंस मैनुअल, देखो एमसीक्यू का लॉजिक समझ लेना, कॉमन सेंस कैसे यूज करना है। देखो यहाँ पे अभी इसका आंसर कौन सा है अपने को पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस मैनुअल। मेंटेनेंस मैनुअल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आप लोगों को नहीं क्या एक राइटिंग रिटन फॉर्म में कुछ तो भी मिलने वाला है, जिसमें कि पूरा नहीं क्या डिटेल्स रहेगा पर्टिकुलर मेंटेनेंस का। तो यही से समझ में जाना है कि जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है, तो क्वेश्चंस में ऑप्शन कौन सा है हमें कोई मतलब नहीं, बट हमें इतना समझ में आना चाहिए कि मेंटेनेंस मैनुअल क्या होता है। हमने पढ़े थे मेंटेनेंस मैनुअल्स क्या होता है, एक ऐसा राइटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड जिसमें कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिटेल्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस मैनुअल प्रोवाइड्स एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किस तरह से करना है उसका डिटेल गिवन रहेगा, ऑपरेशन ऑफ कंप्लीटेड स्ट्रक्चर, कौन से ऑपरेशन इसमें ऑलरेडी कर चुके थे या फिर करने वाले कंप्लीटेड स्ट्रक्चर में। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट वी आर coming to question number 14, the maintenance which carried out the after monsoon, ध्यान में रखना है, the maintenance which is carried out after the monsoon period has been completed is called as what। एक ऐसा मेंटेनेंस जिसे कि कब किया जाता है, मानसून के बाद में, मानसून पीरियड के बाद में। तो सिंपल है, कौन सा मेंटेनेंस, प्री मानसून मेंटेनेंस होता है क्या, पोस्ट मानसून मेंटेनेंस, मानसून मेंटेनेंस, नॉन ऑफ दी अबाउट। तो इसका आंसर होने वाला है आफ्टर मानसून बोला है तो डेफिनेटली पोस्ट मानसून मेंटेनेंस, डेफिनेटली कौन सा, पोस्ट मानसून मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर कौन सा होने वाला है, आंसर नंबर 2 दैट इज पोस्ट मानसून मेंटेनेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से देखो अभी, एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अभी देखो रेजिस्टेंस कौन सा आ गया कंस्ट्रक्शन के लिए, अर्थक्वेक। तो आप लोगों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को रोक, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रोकना। अर्थक्वेक की वजह से होने वाले बिल्डिंग में डैमेजेस को रोकने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टीज है जो बिल्डिंग पर्टिकुलर बिल्डिंग में होना चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो सबसे पहले देखो गुड स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ सही है, हमें तो स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गुड चाहिए ही चाहिए। इनफ लैटरल स्ट्रेंथ, हाँ डेफिनेटली ये भी सही है कि जो लैटरल स्ट्रेंथ हम बिल्डिंग को प्रोवाइड करने वाले या फिर बिल्डिंग का जो लैटरल स्ट्रेंथ होने वाला है वो इनफ होना चाहिए, ताकि इनफ मतलब क्या होता है, ताकि उस हद तक होना चाहिए अर्थक्वेक आने के बाद वो अर्थक्वेक को क्या कर सके, रजिस्ट कर सकते हैं। मोर डक्टिलिटी, डेफिनेटली डक्टिलिटी अगर कम रहा तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होने ही वाला है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग शुड बी हाई। देन आप लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा लास्ट वाला ऑप्शन क्या देखिए आप लोगों को, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान में रखना, यहाँ पे और एक ऑप्शन दे देता और बोलता था कि एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन शुड हैव नॉट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए पर्टिकुलर बिल्डिंग में कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप लोगों को एक अलग ही क्वेश्चन देके रहेगा, तो आप लोग उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, द वेरियस कॉजेस ऑफ डैमेजेस इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अब ये वाला भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कॉजेस की वजह से डैमेजेस हो सकते हैं। सर कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रू, कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं डैमेज के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते कौन सा, डिस्ट्रेस इन स्ट्रक्चर, सर हमने तो ये पहला वाला ही पढ़े थे टेक्स्ट मैक्स। तो सबसे पहला कॉजेस ऑफ डैमेजेस में सबसे पहला नाम ही लिख के था, डिस्ट्रेस ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्ट्रेस इन स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक, हाँ डेफिनेटली अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग में डैमेजेस आ सकते हैं। वाइंड, हाँ सर, अगर बिल्डिंग अगर 3 स्टोरी 4 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहा तो उस केस में बाइंड लोड को हम क्या करते, उस केस में वाइंड लोड को हम क्या करते, कंसीडर करते। अगर छोटा मोटा बिल्डिंग रहा तो उस केस में तो हम बाइंड लोड पकड़ते नहीं, हम तो सिर्फ क्या पकड़ते, डेड लोड और लाइव लोड पकड़ते। तो डेफिनेटली अगर बिल्डिंग का अगर हाइट ज्यादा है, कहने का मतलब बिल्डिंग का अगर स्टोरी बढ़ रहा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमें उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, बाइंड लोड कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर डिस्ट्रेस इन स्ट्रक्चर को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थक्वेक को भी कंसीडर करना पड़ेगा और बाइंड लोड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, द वेरियस कॉजेस ऑफ डैमेजेस इन दिस स्ट्रक्चर्स आर, सर तीनों के तीनों मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है कि दैट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द डीके एंड डैमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर
टू कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर विलिंगली। क्या बोल रहा है देखो, डैश इज द टर्म, एक ऐसा टर्म कौन सा है जिसका यूज किया जाता है किसे डिनोट करने के लिए, डीके एंड डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू कौन सा, देखो कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या? देखो जब भी आप पेपर देने बैठोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। क्योंकि एक बार अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो डेफिनेटली आपको आंसर ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसे यूज किया जाता है किसके लिए, डीके और डैमेजेस के स्ट्रक्चर के लिए, बट वो डीके भी किसके लिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस और रिपेयर को नेग्लेक्ट करते करते आ रहे और जिसकी वजह से अगर डैमेजेस आ रहा है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहला बोला गया टर्माइट, उसके बाद बोला फायर, फायर तो सर डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, उसके बाद में आता है कोरोजन, कोरोजन सर कोरोजन तो पानी की वजह से होता है, तो डाइलैपिडेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द डीके एंड डैमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, ठीक है। तो दिमाग में नीचे से फिट कर लो कि डाइलैपिडेशन एक ऐसा टर्म है जिसका यूज किया जाता है जो जब भी हम बिल्डिंग में मेंटेनेंस एंड रिपेयर को नेग्लेक्ट करते हैं उसकी वजह से जो भी डैमेजेस या फिर डीके आना स्टार्ट होता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइलैपिडेशन। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो बहुत एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, में बार बार बोलता हूँ, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट कॉमन सेंस एंड, और एक है नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, देखो आप लोग ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। जिस भी बंदे ने कंक्रीट पढ़ा होगा उस बंदे को ये वाला क्वेश्चन आता ही है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहने का मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, अगर सपोज पर्टिकुलर मेंबर का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके ऊपर आप लोगों को एक ऐसा टेस्ट करना है ताकि वो उस जो पर्टिकुलर मेंबर है या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पार्ट को हानि नहीं करने को होना, उसके लिए वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव के आगे क्या लगाया, नॉन लगाया। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब कुछ भी पोर्शन डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए उस टेस्ट में जो भी हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद में करते हैं। सर स्लम कौन टेस्ट तो हम जैसे ही कंक्रीट बनाते तभी करते हैं, तो डेफिनेटली कौन सा होने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होने वाला है, स्लम कौन टेस्ट। स्लम कौन टेस्ट इज नॉट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, the average rebound number after test is 35, then the overall quality of concrete is, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोगों को रिबाउंड का अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का जो टेबल था, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, पुअर, वो आप लोगों को याद होने को होना। हर एक बंदे को, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे याद करना है, आप लोगों को याद करना ही है। द एवरेज रिवॉर्ड नंबर आफ्टर 35 आफ्टर टेस्ट इज 35, देन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। कौन सा होने वाला है? इसे देखते हो, देखो क्या बोल रहा है, रिबॉन्ड एवरेज रिबॉन्ड नंबर क्या होता है, अगर रिबॉन्ड नंबर कितना रहा, 0 रहा तो डिलेमिनेट, मतलब बिल्डिंग बिल्कुल भी उसका क्वालिटी जो है कंक्रीट का वो डेफिनेटली खराब है। अगर वो 20 से 20 से अगर कम रहा तो उसका क्वालिटी हम कैसा बोल सकेंगे, पुअर है। अगर रिबॉन्ड नंबर 20 से 30 के अंदर रहा तो चलो ठीक है, फेयर है। अगर रिबॉन्ड नंबर कितना रहा, 30 to 40 रहा तो हम क्या बोलेंगे, जो क्वालिटी है वो गुड है। और अगर रिबॉन्ड नंबर मोर देन 40 रहा तो डेफिनेटली क्या बोलेंगे हम, क्वालिटी ऑफ गिवन कंक्रीट इज वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सभी का? तीन है एवरेज रिबॉन्ड नंबर, देखो जो भी कैलकुलेट किए थे हमने वो क्या था, एवरेज रिबॉन्ड नंबर। रिबॉन्ड टेस्ट हम कैसे करते हैं, पर्टिकुलर कंक्रीट को पकड़ लेते हैं या फिर पर्टिकुलर कंक्रीट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले उसको थोड़ा सा पेपर से साफ कर लेते हैं, फिर उसके हम अंदर हम स्क्वायर स्क्वायर करके 15-16 बार एवरेज निकालने के लिए 15-16 टाइम्स एक ही पर्टिकुलर सरफेस पे हम 15-16 बार टेस्ट करते हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जो नंबर होता है वो हम कैसे निकलता है, एवरेज रिबॉन्ड नंबर, ठीक है। एवरेज आर एन ऑफ द टेस्ट इज 12, अगर 12 आ रहा है तो, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, अगर टेस्ट में कितना आ रहा, 35 आ रहा, तो हमने देखे थे कि अगर 0 रहा तो बैड है। उसके बाद जो भी था हमने देखे थे कि 32 अगर 40 रहा, 32 अगर क्या रहा, 40 रहा, तो जो भी पर्टिकुलर क्वालिटी कंक्रीट का कैसा है, गुड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द एवरेज रिबॉन्ड नंबर ऑफ द टेस्ट इज 12, अगर 12 रहा तो पुअर। क्लियर है यहाँ तक? अगर टेस्ट में 12 रहा तो पुअर। तो डेफिनेटली आप लोगों को अभी जो मैंने चार्ट दिखाया वो सभी को याद होने को होना, ठीक है। सब लोग अच्छे से पढ़ लेना उस चार्ट को। अभी क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। The rebound concrete hammer test can be conducted horizontally, vertically, upward or downward at any intermediate location. हमने देखे थे अगर हम
उस टेस्ट को वर्टिकली करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। अगर उसी टेस्ट को हॉरिजॉन्टली करते तो हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टली रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। ये हम लोग जनरली देख चुके तो जो गिवन स्टेटमेंट था वो कैसा है, राइट है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे मैं कंफर्म करवाता हूँ आप लोगों को, जो रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट है उसे हम किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कंडक्ट कर सकते हैं, वर्टिकली भी कंडक्ट कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी कंडक्ट कर सकते हैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ questions, that is question number 22, which of the following test would you perform to check the in situ strength of the concrete। ठीक है, तो इन सिटू स्ट्रेंथ से पहले मैं इन सिटू टेस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा। इन सिटू टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट जिसे कि एग्जैक्टली साइट के ऊपर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। तो इन सिटू स्ट्रेंथ कहने का मतलब, इन सिटू स्ट्रेंथ क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर का उसका एक तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना या फिर क्या निकालना, उसका डेंसिटी निकालना, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है स्लम कोन टेस्ट। हम सभी को पता है स्लम कोन टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्केबिलिटी चाहिए होता है। हमारे रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट, रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए किया जाता है। रिबार लोकेटर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या फिर बीम के अंदर में स्थित उसके बार का लोकेशन पता चलता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। जैसे मैंने बोला इन सिटू स्ट्रेंथ आप लोगों को निकालना है ऑन साइट पे पर्टिकुलर कंक्रीट के स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होने वाला है, डेफिनेटली उसके लिए रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट, क्योंकि एक ऐसा ही टेस्ट है दिए गए 4 ऑप्शन में से जिसमें हम कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल पाते। तो मैं कंफर्म करवाता हूँ कि इन सिटू स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आपको रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा है, ऑप्शन 2, दैट इज रिबॉन्ड कंक्रीट हैमर टेस्ट। बाद में क्वेश्चन नंबर 23 से देखो, मेन कॉज ऑफ डैम्पनेस इन द स्ट्रक्चर इज आल्सो ड्यू टू। डैम्पनेस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना आप लोग, डैम्पनेस का मतलब क्या होता है, देखो इसलिए हम डीपीसी करते हैं, डैम डीपीसी किस लिए करते हैं हम, जनरली जो नीचे का पानी है, जो कभी कभी क्या होता है जियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो कभी कभी क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल में से जो वाटर लेवल है वो कभी कभी ऊपर नीचे आ जाता है, सडनली ऊपर आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो नहीं क्या पानी नहीं क्या नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है। जब भी पानी नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है तो उस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो वो पानी देखो जो हम लोगों को कभी कभी दिखता है कि बिल्डिंग के पीछे के पोर्शन में क्रैक्स आ रहा, जनरली वो क्रैक्स नहीं क्या डैम डीपीसी प्रोवाइड ना करने की वजह से होता है। या फिर क्या होता है, जो नीचे का पानी वाटर टेबल का पानी, ग्राउंड सरफेस का पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो ईट होता है, ईट क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, जो मॉर्टर होते हैं ना दो ईंटों के बीच में, उसके अंदर से पानी का फ्लो होने लगता है, एक सीपेज की जैसे फ्लो होने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक आना स्टार्ट होता है। तो जो डैम्पनेस आ गया, डैम्पनेस मतलब क्या हो गया, जैसे देखो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हम दिया जलाते ना तो तेल नीचे होता है फिर भी दिया जलते रहता है, उसका रीजन क्या है, वहां पे कैपिलरी एक्शन हो रहा, जो तेल है तेल क्या करता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, इसकी वजह से दिया जलते रहता है, ठीक है। तो डैम्पनेस का मतलब ही क्या होता है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो देखो द मेन कॉज ऑफ डैम्पनेस इन द स्ट्रक्चर इज ड्यू टू एक्सपोजर टू क्लोराइड नहीं, टर्माइट्स नहीं, डाइप्लिडेशन नहीं, अभी हमने देखे थे डाइप्लिडेशन क्या होता है, कैपिलरी पेनिट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से पानी का पेनिट्रेशन होता है, ग्राउंड से लेकर ऊपर की तरफ। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? मुझे फर्स्ट यूनिट में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे मैंने उतना आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो नया वीडियो मैं जल्दी ला रहा हूँ, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके देन, लव।